ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये शान ने जो भेजा है क्या बोल रहा है, x1 x2 x5 be a random sample from exponential lambda, find the pair of constant c1 c2 such that lambda is c1 time x bar and less than c2 time x bar is 0.9। ये 5 है ना। तो पीडीएफ क्या होगा इसका, ये होना चाहिए। तो ये बताओ, अगर यहाँ पे मैं अगर ट्रांसफॉर्मेशन करूं तो क्या होगा। देखो एक अप्रोच तुम्हारा है कॉन्फिडेंस इंटरवल वाला, एक वो भी कर सकते हो तुम। दूसरा है अच्छा ये बताओ, तुमने कॉन्फिडेंस इंटरवल वाला कौन टॉपिक पढ़ा है या इसमें ये बताओ, सीधा से ऐसे पूछूं अगर मैं तुमसे कि 2 लैम्डा x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, पता है तुम्हें? यहाँ पे फाइंड करके देखो। ये मान लो y है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, या मैं थोड़ा ऐसे ही समझा देता हूँ तुम्हें। देखो ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस इंटरवल है, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है ना। कितना है ये, 0.9 है ना। तो ये एक्चुअली आगे वाला क्वेश्चन अभी इन्हें भेज दिया होगा। तो इसको बोलते हैं लैम्डा का ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है। कितना परसेंट, 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलते हैं इसको, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि लाइक C1 x बार एंड C2 x बार है, ये जो है ना, दिस इज 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर लैम्डा। हालांकि इसका अप्रोच ये है, तो यहां से तुम अगर चेक करो सो इसको तुम लिख सकते हो x बार क्या होता है, समेशन xi। तो ये एक्चुअली आगे का क्वेश्चन एस्टिमेशन का है, तुमने पढ़ा हुआ है कि नहीं, या आगे अभी सॉल्व करूं या आगे बताऊं बाद में। हाँ ये एक्चुअली कॉन्फिडेंस एस्टिमेशन का क्वेश्चन है एक्चुअली। तो इसमें ये है कि तुम यहाँ से अगर देखोगे तो 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये सीडीएफ है ना इसका, यूनिफॉर्म 0 1। सो ए की पावर माइनस लैम्डा एक्स इज आल्सो यूनिफॉर्म 0 1। और ये अगर यूनिफॉर्म 0 1 है तो -2 log e की पावर माइनस लैम्डा एक्स, दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन क्या, कोई बताओ इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, का स्क्वायर 2 एंड सो ये हो गया 2 लैम्डा एक्स, इसका डिस्ट्रीब्यूशन है का स्क्वायर 2। तो मैं अगर xi लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसमें क्या करो, समेशन लगा दो, समेशन i फ्रॉम 1 to 5 2 लैम्डा xi, दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्वायर 10, ठीक। तो यहां से इसको तो लिख सकते हो 2n लैम्डा x बार, ठीक है। सो दिस हैज का स्क्वायर 10। एक्चुअली यहां से मुझे ये लग रहा है कि ये वाला दूसरा पीडीएफ होगा। सो जैसे जिस पेपर का है ना, जिस पेपर का ये क्वेश्चन है उसमें आपको देखना पड़ेगा कि एक्सपोनेंशियल लैम्डा का मतलब क्या है उस पेपर में एक्चुअली। तो यहां से तुम्हें क्या करना है, देखो इसको थोड़ा रिड्यूस करना है। यहाँ देखो 2n लैम्डा x बार का डिस्ट्रीब्यूशन कितना आ गया, तो ये कब है, जब मैंने ये पीडीएफ लिया है, तो उसके हिसाब से ठीक है। चलो तो ये देखना पड़ेगा कौन सा पीडीएफ है, उसके हिसाब से ये आ गया। बट मुझे लगा दूसरा पीडीएफ लेंगे ना, सो दूसरा वाला पीडीएफ अगर लेंगे तो वो आएगा, क्या आएगा उसमें, देखो। सो ये अभी का क्वेश्चन ही है, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल पे क्वेश्चन है। देखो फिर भी मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, सॉल्व कर लेना। तो ये मैंने तब लिया जब पीडीएफ मैंने पीडीएफ क्या अज्यूम किया है कि पीडीएफ ये होगा लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, इस पीडीएफ के हिसाब से।
अगर मैं पीडीएफ लेता 1 बाई लैम्डा ई की पावर x बाई लैम्डा, तो इसके हिसाब से ये क्या बनता यहाँ पे, बताओ डायरेक्टली बताओ, कोई सेम प्रोसेस करूंगा तो यहाँ क्या बन के आएगी, इसका सीडीएफ क्या होता है, यही होगा ना। सो दिस इज यूनिफॉर्म 0 1 सीडीएफ है। सो ई की पावर माइनस एक्स बाई लैम्डा यूनिफॉर्म 0 1, फिर लॉग ले लो, ठीक है ना। हाँ तो बस x से ये आ गया काई स्क्वायर 2, फिर ऐसे ही 2x बाई लैम्डा, ये कैपिटल ले लो, दिस इज काई स्क्वायर बाई 2 है ना। तो यहाँ पे मतलब xi लगा दो, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो बन के आएगा, मैंने xi बोल दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग बनेगा तुम्हारा 2nx बार अपॉन समेशन xi को nx बार लिख सकते हैं अपॉन लैम्डा। इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा काई स्क्वायर 2 होगा। n तुम्हारा 5 है यहाँ पे, एक्चुअली मैंने n लिख दिया ना, तो ये एक्चुअली 10 n तुम्हारा 5 है ना, तो यहाँ पे इसको तुम लिख सकते हो 10 लैम्डा x बार, दिस हैज काई स्क्वायर 10 डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे होगा तुम्हारे पास 10x बार अपॉन लैम्डा, दिस हैज काई स्क्वायर 2। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जो देखना जो क्वेश्चन तुमने भेजा इसमें एक्सपोनेंशियल लैम्डा कौन सा पीडीएफ है, तो यहाँ पे ये वाला होगा ताकि लैम्डा डिनोमिनेटर में आए। तो तुम्हें क्या करना है यहाँ पे अब, ठीक है ना। ये हो सकता है लोगों को जो, क्योंकि मैंने एस्टिमेशन में पढ़ाया नहीं है 7 to 9 में, उसमें चल रहा है ये, तो यहाँ पे तुम इसको ब्रेक करो अब। तो यहाँ से क्या करोगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x बार, सो c1 to c2 एंड रेसिप्रोकल कर दो, x बार अपॉन लैम्डा क्या होगा, मोर देन 1 बाई c1 लेस देन 1 बाई c2। अब ये तुम्हारे लिए हिंट है, ये बनाओ। अच्छा ये काई स्क्वायर 10 हो जाएगा ना टोटल, ये काई स्क्वायर 10, क्योंकि ये तो xi के लिए था ना, ये तो xi के लिए था, इस पे तुम समेशन लगाओगे तो समेशन xi, और समेशन xi को मैं nx बार लिख सकता हूँ ना, क्योंकि x बार का मतलब क्या होता है 1 बाई n समेशन xi, ये है ना। तो मैं बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन में जो एक्सपोनेंशियल लैम्डा उसका पीडीएफ ये वाला होगा। ये कहाँ पता चलेगा तुम्हें, उस पेपर के पहले पेज पे जाके। ओके तो आगे ऐसे बना के कैलकुलेशन कर दो तो आ जाएगा, ठीक है। वो वैल्यूज तुम्हें क्वेश्चन में भी दे ही रखा है, देखो वहां दे रखा है उन्होंने, काई स्क्वायर 10 की वैल्यू है ना, इसके बीच में वो है, तो उससे पता चल जाएगा। एनीवे ये अभी है ना, ये तो अभी जो टॉपिक पढ़ाए उस पर बेस्ड नहीं है, तो ये कॉन्फिडेंस लेवल बेस्ड है। मैंने काफी हिंट दे दिए, अब इसके दो 3 लाइन आगे और है, सॉल्व कर लेना, नहीं तो जब एस्टिमेशन पढ़ाएंगे तब फिर पूछना। नेक्स्ट, सो अभी मैं है ना पहले एक एक पर्सन के एक क्वेश्चन लूंगा, फिर बाद में रिपीट होगा, जो क्वेश्चन रह जाए फिर कल पूछो, डेली क्लास हो रही है। तो अभी देखो इसने भेजा है, आई थिंक नेहा ने पहले भेजे थे, वो आपका सॉल्व हुआ भाई नेहा, जो पहला क्वेश्चन था EZ वाला, क्या है नहीं हुआ सर, Z क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल है आपका, तो Z इज नॉर्मल 0 1, और आपसे पूछ रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ Z गिवन Z इज मोर देन 0.45, ये है ना। तो इसका एक्चुअली डेफिनेशन जो है, तो अलग इसका डेफिनेशन जो होता है ये होगा Z टाइम PDF ऑफ Z dz, ठीक है, 0.45 से इंफिनिटी अपॉन प्रोबेबिलिटी Z मोर देन 0.45। आपको सोचना पड़ेगा हाउ टू सॉल्व दिस, ये इसका डेफिनेशन है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करके देखो अगर कर पाओ तो, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो रख दो यहाँ पे पीडीएफ, वो जो आपका पीडीएफ क्या है इसका 1/√2π है ना, देखिए 1/√2π e की पावर माइनस हाफ जेड स्क्वायर डी जेड, और इसको अगर आप टी लोगे तो डेरिवेटिव क्या बनेगी, ये तो ये बन जाएगा डिनोमिनेटर। मैं ये बोल रहा हूँ न्यूमरेटर में आप 1/2 जेड स्क्वायर को टी अज्यूम कर लो, माइनस रहने दो, आप सिर्फ 1/z²/2 को टी अज्यूम करोगे तो क्या होगा, डी टी क्या होगा, रिगेटिंग टी सब्स्टिट्यूट करो z² अपॉन 2 को, सो व्हाट इज dt,
जेड डी जेड, ठीक है। तो ये जेड और डी जेड मिलके क्या बन गया, डी टी, और ये हो गया 1/√2 बाहर, e की पावर माइनस टी डी टी। इंटीग्रेट कर लोगे अब? हाँ ओके सर। और ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं तो टेबल से देख लेंगे हम, ये है तो आ जाएगा। नेक्स्ट, तो अब एक एक क्वेश्चन डिफरेंट पर्सन है देखूंगा, ठीक है। सो नेहा, शान, कुसुम के देखते हैं कौन सा वाला करना है भाई, बताओ। सारे क्वेश्चन तुम्हारे, एक पहले करता हूँ एक। हाँ जी कुसुम, कौन सा वाला सॉल्व करूँ, पहला वाला ही? हाँ सर। ठीक है, देखो तो ये क्वेश्चन है कि एक्स आई जो है IID यूनिफॉर्म 0, A, ठीक, ओके। तो एक काम करो, मैं पूछूं एक्स आई अपॉन ए का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? यूनिफॉर्म 0,1। हाँ, ये हो गया आपका यूनिफॉर्म 0, 1। अब ये बताओ, अगर एक्स आई मान लो इसका नाम मैं वाई आई रख दिया अभी के लिए, सो वाई एन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? यहाँ क्या है तुम्हारा, मिनिमम है तो y1 है ना, मिनिमम ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स। तो मुझे ये बताओ, अगर वाई आई यूनिफॉर्म 0, 1 है तो इसके फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? बीटा। हाँ, बीटा 1, n। तो n तुम्हारा यहाँ पे सैंपल साइज क्या है, 3 है ना, 3 है, तो बीटा 1, n होता है, 1, 3 हो गया तुम्हारा। ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, मतलब y1 का मतलब हो गया मिनिमम ऑफ x1, मतलब मिनिमम ऑफ y1, y2, y3, और इसका मतलब हो गया मिनिमम ऑफ x1/a, x2/a, x3/a, ठीक। तो वही तो है वहां पे, इसका a बाहर निकाल लो, तो ये हो गया 1/a मिनिमम ऑफ x1, x2, x3। सो ये क्या है तुम्हारा y1 का मतलब, ये बिल्कुल मम्मा, ये मेरा y1 का मतलब ये है, ठीक है ना, ये y1 लिख रहा हूं मैं। अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या रिड्यूस हो गया, e1 माइनस क्या हो गया, देखो बताओ, ये ना, अब इसका मीन निकल जाएगा। अच्छा ये बताओ, 1 माइनस y1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा जी? अगर y1 ये है तो 1 माइनस y1 क्या होगा? बीटा 1, 3,1। उल्टा हो जाएगा ना, इंटरचेंज। हाँ, मतलब फर्स्ट काइंड, ठीक है ना, 3, 1। अब तुम्हें इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया, मान लो इसका नया नाम दे देता हूं मैं, फॉर एग्जांपल W नाम दे दिया, तो तुम्हें निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ W स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो, वेरिएंस ऑफ W प्लस E ऑफ W का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बताओ, बीटा 3, 1 का मीन क्या होता है, और बीटा 3, 1 फर्स्ट काइंड है, पैरामीटर 3, 1 है, इसका वेरिएंस क्या है? सो एक्सपेक्टेशन ऑफ W होता है अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, यही ना, 3/4 आ गया। हाँ, वेरिएंस ऑफ W क्या होगा? 3/4² into 5। हाँ, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, मतलब 16 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, तो 5, 16×5 = 80। सो 3/80 हो गया, है ना। सो पुट कर लो यहाँ पे, सो 3/80 प्लस 9/16, ठीक है। तो 16×5 80 हो गया यहाँ पे, और 3 + 45, ठीक, कितना हो गया 48/80, 16 से कटेगा ना, 3/5, ठीक। तो मुश्किल था नहीं, आपको रिजल्ट पता होना चाहिए कि एक्स आई ये है, एक्स आई अपॉन ये है, इसका फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स ये है, इसका डिफरेंस लेंगे तो ये आ गया, और इससे मीन वेरिएंस पता चल गया। फिर मुझे y1 दे रखा, मुझे ये पूछा था, तो इसका मैं W नाम रख दिया, हो गया, ठीक है। बाकी अभी टाइम बचता है तो आपका बाकी क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट, सो नेहा, हाँ जी नेहा, अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, कौन सा वाला करूं? नेहा पांडे, लास्ट स्लाइड में है जो, ठीक है, 16 नंबर जो है, देखिए। हाँ हाँ।
तो ये कह रहा है कि k आपका 1 to 10 है और पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल x के दे रखा है 1/k e की पावर माइनस x/k, एक्सपोनेंशियल है मतलब x मोर देन 0। तो कहने का मतलब ये बोलूं अगर मैं कि xk जो है एक्सपोनेंशियल विथ मीन k है, ठीक है ना, मीन इसका मीन k आएगा, तो xk जो एक्सपोनेंशियल विथ मीन k या पैरामीटर 1/k बोल सकते हैं, रेट 1/k। ओके, तो पूछ क्या रहा है आपसे पूछ रहा है एक्सपेक्टेशन समेशन k टाइम xk, k फ्रॉम 1 to 10। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ओपन कर लो आप इजीली। सो जैसे मैं बोलूं क्या होगा 1 into, आप k को रखते जाओ, है ना। सो अगर आप पुट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन, ओपन कर लो समेशन को। सो 1 into x1, 2 into x2, 10 into x10, ठीक। एक्सपेक्टेशन को शिफ्ट करो 1 into ex1, 2 into ex2, चलता रहेगा ना, ये हो रहा है। एंड अप टू 10 into ex10। ओके, अब कैलकुलेट नहीं कर लेंगे आप, मैंने जैसे बताया कि एक्सपेक्टेशन ऑफ xk जो है, एक्सपेक्टेशन ऑफ xk क्या है, यहां से k है ना, सो पुट कर दो। इसका आंसर क्या हो गया, आंसर आप पुट कर लीजिए। सो यहां से आपका आंसर आएगा, ये देख लो। सो 1 into 1, 2 into 2, यही है ना, सबका मीन तो क्या ही है, तो ऐसे 10 into 10, हाँ देख लो भाई कैलकुलेशन। तो 1 स्क्वायर से लेके 10 स्क्वायर तक ये सम कितना होता है, 10 plus 1, 2n plus 1 upon 6. 10 into 11, 2n plus 1, 21 upon 6। तो 3 2 जा, 3 3 जा, 2 5 जा, ठीक है। सो 5 into 11 into 3, ये आंसर है आपका। नेक्स्ट, तो हर्षिता, तो देखो क्वेश्चन नंबर 46, इसका ये है कि fx ऑफ x इज e की पावर माइनस x 0, x मोर देन 0, 0 अदरवाइज। तो मतलब x जो है एक्सपोनेंशियल 1 है, ठीक है ना। तो हमने ये पहले भी डिस्कस किया, हालांकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये, तो इसका सपोर्ट यस है ना, तो ये इसका सपोर्ट आता है 0 1 2, क्योंकि x की वैल्यू मोर देन 0 है, तो उसके अकॉर्डिंग देख लो। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो x तो कॉन्टिन्यूअस है, y डिस्क्रीट हो जाएगा, बिकॉज when you take x between 0 and 1, y is 1, when you take x between 1 and 2, y is 2, sorry उल्टा हो गया, when x between 0 and 1, y is 0, when x between 1 and 2, y is 1, है ना, when x is between 2 and 3, y is 2, मतलब इस तरह से। you already know the meaning of greatest integer function, तो उसके हिसाब से, और ये थ्योरम है, प्रूव भी कर सकते हैं हम लोग। अब चाहो तो एक्सपेरिमेंट करना हो तो आप x is equal to k पे प्रोबेबिलिटी, मतलब y is equal to k पे प्रोबेबिलिटी निकाल लो। तो y is equal to k का मतलब हो गया x की वैल्यू कहां से, k से k plus 1, ये ना। अब इस इंटरवल पे इसको ओपन कर सकते हैं ना इजीली, तो आप इसलिए अगर इसको ओपन करोगे, सो इंटीग्रेशन k से लेके k plus 1 e की पावर माइनस x dx, सॉल्व करके देखो क्या आता है। तो ये कुछ ऐसा बनेगा q की पावर x into p, ठीक, जहां पे q क्या होगा, और x कैन टेक वैल्यू 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। तो इसको अब तुम्हें इंटीग्रेट, तुम्हारा काम है करना, इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है, करो इस तरह का आएगा। तो यहाँ पे p के प्लेस पे आएगा 1 माइनस 1 बाई ई, और q के प्लेस पे आएगा 1 बाई ई, चेक कर लो। तो कहने का मतलब ये हो गया कि y इज ज्योमेट्रिक विथ पैरामीटर p, जहां p की वैल्यू ये है, ठीक। तो अगर ये है और सपोर्ट क्या है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये मतलब वो वाला केस है कि नंबर ऑफ फेलियर रिक्वायर्ड टू गेट फर्स्ट सक्सेस, ठीक है। तो अब यहाँ से EY निकल जाएगा, वेरिएंस और y फाइंड कर सकते हो। सो EY क्या होता है इसमें जी,
0 से स्टार्ट होता है तब, नंबर ऑफ फेलियर वाले में Q by P. Q बाई पी ना, तो Q बाई पी, यहाँ Q बाई पी स्क्वायर, तो यहाँ से E ऑफ वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन है, बस कर दो पुट। पी क्यू तुम्हें बता ही रखा है क्या आएगा। तो ये थ्योरम है, हालांकि ये थ्योरम ही है कि एक्सपोनेंशियल 1 है तो ग्रेटेस्ट फंक्शन विल फॉलो ज्योमेट्रिक विद दिस पैरामीटर। तो ये मैंने तुम कैलकुलेशन करके देख लो, तो ऐसा बनेगा तो वो आएगा, तो ये आंसर यहाँ से आ जाएगा। Okay, sir. आदित्य ठीक है। ये कह रहा है कि P be a 2x2 real matrix such that every non-zero vector in R square is eigenvector of P। ओ कोई भी नॉन जीरो वैक्टर लो मतलब वो आइगन वेक्टर है। अच्छा, तो मतलब ये हो गया कि PV इज इक्वल टू लैम्डा V, यही ना कि हर नॉन जीरो वेक्टर जो है R स्क्वायर में आइगन वेक्टर है। तो ऐसा कब हो सकता है? सर ये सिर्फ शायद स्केलर मैट्रिक्स के लिए है ना, अप्लाई करता है। क्योंकि अदरवाइज है ना, मतलब कोई भी है, मतलब ओके, मतलब ये प्रॉपर्टी हो गया स्केलर मैट्रिक्स का। हाँ, ये प्रॉपर्टी हो गया। तो मतलब यहाँ से ये कहना चाह रहा है ये दिस होल्ड्स फॉर ऑल V, है ना, जो कि मान लो जो भी ऑर्डर है R स्क्वायर में जहाँ V नॉन जीरो है, मतलब P इज स्केलर मैट्रिक्स, है ना। ओके, सो P स्केलर मैट्रिक्स में P कुछ इस टाइप का हो गया K00K। ओके, कह रहा है कि सपोज दैट λ1 λ2 डिनोट द आइगन वैल्यूज ऑफ P, और साथ में बता रखा है P टाइम √2 √3 जो है दैट इज इक्वल टू 2 T फॉर सम T बिलोंग्स टू R, फॉर सम T बिलोंग्स टू R। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। ओके, तो जैसे इन्होंने बताया स्टेटमेंट, एक तो हम जानते देखो, हाँ सर ये स्केलर जो प्रॉपर्टी तो ठीक है, मतलब सोचें कैसे? ये थ्योरम में रिजल्ट है, उसको प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि अगर नहीं याद, ऐसा मान लो गेट 2023 में एक क्वेश्चन आया था स्केलर पे ही, वहां क्या प्रॉपर्टी था कि एक ऐसा मैट्रिक्स है, तुम्हें अगर याद हो तो गेट 2023 में क्या था कि लाइक कम्यूट करते हैं है ना, हाँ वहां ये लिखा था कि ए बी बराबर बी ए फॉर ऑल बी। बी तुम कुछ भी ले लो, ए कोई 2x2 का मैट्रिक्स है, बता रखा है कि ए जो है वो 2x2 का मैट्रिक्स है और बी भी 2x2 का है एक्चुअली। सो कह रहा है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर एनी बी। तो अब तुम्हें वो स्टेटमेंट याद होना चाहिए, मतलब वही हमें सीखना है, तुम सीखने ही तो आए हो, तो हमें वही सीखना है कि लाइक इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है। तो ये अब इसका लाइन का मतलब ये हो गया कि ए इज स्केलर मैट्रिक्स। अब कैसे पता चला तुम्हें? तो ये थ्योरम है एक्चुअली, इसका प्रूफ देख सकते हैं। सो प्रूफ तुम करके देख सकते हो। ये चीज एक स्टेटमेंट है कि ऐसी मैट्रिक्स जो हर मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करती है वो स्केलर मैट्रिक्स होगी। तो यहां से पता चल गया। उसमें ये बोला था कि ए का ट्रेस दे रखा है तुम्हें, ट्रेस ऑफ ए जो दे रखा है 5 है। तो तुमसे पूछा था डिटर्मिनेंट बताओ ए का, है ना, ये 2023 का क्वेश्चन है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर ऑल बी, ए इज 2x2 मैट्रिक्स। तो ट्रेस ऑफ ए इज 5, सो व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये क्वेश्चन है। तो सिंपली जब ट्रेस ए है स्केलर मैट्रिक्स हो गया, सो बोथ डायगोनल एंट्री आर इक्वल। तो 2k इज इक्वल टू 5, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया 5/2। तो यहाँ से k आपका आ गया 5/2 और k 5/2 है, डिटर्मिनेंट k स्क्वायर, सो 25/4 ये आंसर है। ठीक है ना। तो अब तो ये स्टेटमेंट आपका थ्योरम है जो याद रखना है। सेम यहाँ पे भी है कि ये थ्योरम हो गया कि हर नॉन जीरो आइगन वेक्टर किसी मैट्रिक्स का, सॉरी हर नॉन जीरो वेक्टर किसी मैट्रिक्स की आइगन वेक्टर है। इसका मतलब ये है कि वो स्केलर है। ये थ्योरम हो गया। मतलब अब इसे याद नहीं है तो तुम सीख सकते हो, तो प्रूफ करके देख सकते हैं, ये चीज है। तो उससे ट्राई करके देख लो, हो जाएगा। फिर तो स्केलर हो गया तो स्केलर का उठा काम कर लो। इसमें कुछ और लॉजिक लगाने का तरीका नहीं होगा? ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, देखते हैं। तो मान लो हमें नहीं पता ये थ्योरम है ना, कि अगर अब ये अज्यूम करते हैं कि ये थ्योरम नहीं पता है मुझे कि लाइक है ना कि हर नॉन जीरो वेक्टर आइगन वेक्टर है किसी मैट्रिक्स का, तो मतलब वो मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होगा। ये थ्योरम हो गया। मतलब यही सब आपको स्टेटमेंट याद रखना है। तो थ्योरम हो गया वो यूज, अगर यूज नहीं करे थ्योरम तो क्या होगा। तो ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा बट हो तो जाएगा ही। ये है मतलब नए नए तरीके सीखने पड़ेंगे फिर। तो सो चेक करो, यहाँ पे बोला हर वेक्टर आइगन वेक्टर है ना, जिसका क्या मतलब होना चाहिए। सो ये भी एक आइगन वेक्टर होगा। चेक करो, ये भी है ना तुम्हारा, तो पी वी इज लैम्डा वी। तो यहाँ क्या होना पड़ेगा, इसको ध्यान दो एक मिनट।
तो इसमें से मैं √2 कॉमन निकाल लेता हूं, ठीक। सो √2 कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा, √2 क्यों निकाल रहा हूं, मैं इसके जैसा बनाना चाहता हूं, है ना, मतलब मैं ये बनाना चाहता हूँ पी वी बराबर लैम्डा वी, तो मैं लैम्डा ढूंढ रहा हूँ एक्चुअली। तो यहाँ से आ गया √2 और t अपॉन √2, ठीक। इसने कहा हर नॉन जीरो वेक्टर आइगन वेक्टर है, तो मतलब पी वी इज इक्वल टू लैम्डा वी, तो ये भी आइगन वेक्टर होगा, है ना, ऑब्वियसली, क्योंकि ये भी एवरी नॉन जीरो वेक्टर इज आइगन वेक्टर, सो दिस इज आल्सो एन आइगन वेक्टर। सो मतलब √2 इज एन आइगन वैल्यू, ठीक। और यहां चेक करो, दिस हैज टू बी इक्वल टू दिस, ये ना, क्योंकि मैं इसको √2 टाइम ही बोल रहा हूं, तो यहां से t आ गया, तुम्हारे पास t क्या आ गया, √6, ओके। तो बोला क्या है, तो तुम्हें एक आइगन वैल्यू मिल गया इसका, ओके। सो p टाइम √2 √3 इज 2t फॉर सम t, ओके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। अब तुम्हें एक आइगन वैल्यू मिल गया, अब यहां पे क्या होगा, कोई तुम दूसरा वेक्टर ले लो, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो 1 0 है, सो ये भी सम लैम्डा टाइम 1 0 होगा, होगा ना। सो व्हाट इज दैट, तो उसके लिए काम करो, तुम्हें एक आइगन वैल्यू मिल गया ना, तो तुम मान लो मैट्रिक्स P तुम्हारा ऐसा है, P क्या है तुम्हारा मैट्रिक्स, √2 0 0 लैम्डा 2, लैम्डा 1 मिल चुका है ना। अब इस P मैट्रिक्स का जो एवरी नॉन जीरो वेक्टर इज आइगन वेक्टर, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा, तुम यहाँ कुछ भी ले सकते हो, तुम फ्री हो लेने के लिए कोई भी, है ना, यू कैन टेक एनी वेक्टर हियर। तो उसने कहा हर नॉन जीरो वेक्टर आइगन वेक्टर है, तो PV इज इक्वल टू लैम्डा वी फॉर एनी, और 2 क्रॉस 2 का है, सॉरी कितने 2 क्रॉस 2 बोला ना, तो दो ही आइगन वेक्टर्स के पास, सॉरी दो ही आइगन वैल्यू हो सकते हैं इसके पास, 2 से ज्यादा आइगन वैल्यू तो हो नहीं सकता है। तो बस इसको सॉल्व करके निकालो लैम्डा 2, ये तुम्हारा मैट्रिक्स P है, आ जाएगा। तो लैम्डा 2 यहाँ से मतलब कुछ भी ले लो, लैम्डा 2 आ जाएगा यहाँ से। ओके नेक्स्ट, विश्वास। सो तो थ्योरम यूज कर लो, इजीली हो जाएगा, जो मैंने बताया बाद में बिना थ्योरम यूज किए बताया, तो उससे भी आ जाएगा, ये है। अच्छा देखो fx जो आपको दे 12th क्वेश्चन जो पूछा है ना, सो लाइक fx जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और gx जो आपको गिवन है वो है x कब, जब x मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, x मोर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2, x मोर देन इक्वल टू 2 लेस देन 3, x इक्वल टू 3, वैल्यू क्या है x माइनस 1 x माइनस 2 0। तो एक काम करो, जब किसी ट्रू फंक्शन को ऐड करना हो ना, तो उसके डोमेन को एक जैसा बना दो। तो अभी तो हर रियल नंबर का लिखा है, तो क्या ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ, यस। तो बताओ, जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हाँ जी विश्वास, तुम्हारा डाउट है ना ये, क्या लिखूं, हाँ 0, यस। जब x 1 और 2 के बीच है तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे, 1। जब x 2 और 3 के बीच है तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे, 2। और जब x मेरा 3 है तो मैं क्या लिखूं, अब दोनों को ऐड कर सकते हो, तो क्वेश्चन कह रहा है तो ऐड कर लो। तो जब ऐड करोगे, तो जब आप इसको ऐड करोगे fx प्लस gx, तो कर दो ऐड एक साथ, अब आ जाएगा, फिर बाकी देख लोगे, दिख जाएगा तुम्हें, देखो। सो 0 प्लस x, x 1, तो ये भी x, ये भी x, और ये कितना हो गया 3, तो मतलब x ही तो आ गया। जब x 3 है तो ये 3 है, और बाकी केस में x ही है, इसका मतलब ये हो गया कि fx is equal to fx plus gx is equal to x for all x belongs to 0 to 3, ठीक, यही हो गया ना। इसको कंबाइन करके ऐसा लिख दिया मैंने, चेक कर लो, अब देख लो ऑप्शंस, हो जाएगा। बस ऑप्शन देख, इसके हिसाब से ऑप्शन देख लो,
चलो, तो ये डाउट, अब वापस आते हैं शुरू से। तो चलो इसमें क्वेश्चन भेज, उसके और क्वेश्चंस देख लेते हैं सेकंड वाला इसका। सो सेकंड क्वेश्चन जो इन्होंने भेजा है 6 नंबर है कि ये कह रहा है कि x1 x2 x3, एक तो क्या कर रखा है, x1 x2 x3 जो है, x1 x2 x3 आपका जो है रैंडम सैंपल है साइज 3 का, जिसका पीडीएफ दे रखा है आपको। सो आईआईडी विथ पीडीएफ दे रखा है 2x0, ठीक। सो 2x कब है, जब x की वैल्यू 0 से 1 में है, एंड अदरवाइज पूछ क्या रहा है, compute the probability then the smallest of x exceed the median of distribution। तो मतलब probability first order statistics is more than median, ये पूछ रहा है आपसे। so compute the probability that the smallest of xi's exceeds the median। तो first order statistics is more than median, तो पहले median निकाल लो। तो मीडियन कैसे निकालोगे, प्लस माइनस 1/√2 मीडियन, ओके। बट इसमें कौन सा आएगा, इसमें सब प्लस वाला ही आएगा। हाँ, तो वही मीडियन है आपका, क्योंकि हमारा xi जो है x1 x2 x3 की वैल्यू तो यहीं से आएगी ना। प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ना सर, जब इंटीग्रेट कर रहा है तो ये हाफ से इंफिनिटी इंटीग्रेट होगा। नहीं, हाफ से इन्फिनिटी क्यों होगा, हाफ से 1 होगा। हाँ ठीक है सर, हो गया बन गया। जो सपोर्ट है, सपोर्ट में ही इंटीग्रेट करना आपको। सर 20। नेक्स्ट 21, ओके। तो ये क्या है, एक्सपोनेंशियल है, तो अलग अलग कर दो, क्या ही दिक्कत है, इस पे कोई दिक्कत थोड़ी है। जैसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक्सपेक्टेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, और इसका पीडीएफ का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, इसके पीडीएफ का फॉर्मूला पता ही है, तो यूज कर लो डायरेक्टली। एक तरीका वो भी है, क्या दिया इसने, एक्साइज एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल है i 1 से 5 तक है। हाँ तो ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख सकते हो ना, पीडीएफ ऑफ थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स फॉर्मूला होता है ना, हाँ तो मीन आ जाएगा। इसका डिस्ट्रीब्यूशन लिख लो, उसका मीन निकाल लो, इसका डिस्ट्रीब्यूशन लिख के मीन निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। सर डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है इसका, डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है, डिफरेंस ऑफ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो ऐसा पूछेगा ही नहीं आपसे वो कि x3 माइनस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं एग्जाम में। आप सिलेबस ध्यान से पढ़ो, सिलेबस में सिर्फ, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि वहां पे आपसे ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जैम के सिलेबस में है ही नहीं। जैम के सिलेबस में क्या है, rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ पूछ सकता है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स nth, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स सिलेबस में नहीं है जैम में, तो वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा जहां आपको ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ेगी, जैम में वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ओके, बाकी आपके एक क्वेश्चन रह गया, तो वो भी इजी है, मैक्सिमम का डिस्ट्रीब्यूशन निकाला जा सकता है पीडीएफ से, और उससे हो जाएगा, पीडीएफ निकाल के काम कर लो, है ना। ओके, अब कौन से नेहा के कुछ क्वेश्चंस रह गए, ठीक है, चलिए देखते हैं। 54 क्वेश्चन 50, हाँ 54 देखिए। सो 54 क्वेश्चन जो है कि आपसे कह रहा है कि x1 x2 x10 जो है, x1 x2 x10 जो है, दे आर IID नॉर्मल, सो दे आर IID नॉर्मल 02, ठीक है, ये है आपके पास। सो x1 x2 x10 भी IID नॉर्मल 02। तो एक तो काम करो, मुझे ये बताओ, xi जो है नॉर्मल 02 है, तो xi अपॉन √2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, देखो मैं समझाने के लिए बता दूं आपको मैं क्या कर रहा हूं, xi माइनस e ऑफ xi अपॉन रूट अंडर वेरिएंस ऑफ xi, इसको आप लोग z बोलते हो ना, तो ये हो जाएगा xi, मीन तो 0 है, वेरिएंस इसका 2 है, तो √2, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नॉर्मल 0, हाँ नॉर्मल 0 1, तो इसके स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, काई स्क्वायर जी, सो इसका डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 1,
चलो अब यूज करो जो क्वेश्चन पूछा आपसे, देखो। तो आपसे पूछा है इन्होंने कि एक्सपेक्टेशन बाद में निकालेंगे, पहले डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। सो x1 स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x10 स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरह क्वेश्चन का डिस्कशन आज ही होगा, ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना, 9 to 11 में। सो आपको क्या करना है, पहले ऐसा बनाना है इसको, ठीक है। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 2, तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सबको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक। तो ये ऐसा हो गया। अब आपको समझ आ रहा होगा कि न्यूमरेटर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। काई स्क्वायर 1, हाँ, काई स्क्वायर 1, और डिनोमिनेटर क्या है, काई स्क्वायर 10। काई स्क्वायर 10। तो आपके दिमाग में हो सकता होगा आ रहा हो कि f बना लेते हैं इसको। सेकंड करेंगे। अच्छा ठीक है, हाँ तो बीटा 2 हो गया, कितना बन गया ये, बीटा 2, 1/2 और 5 and 1/2 and 2। हाँ क्योंकि इसको गामा में कन्वर्ट करेंगे आप, तो पहला काई स्क्वायर 1 है तो गामा 1/2 कॉमा 1/2 बोल दो, और दूसरा है गामा 5 कॉमा 1/2, तो रेशियो लेंगे आप, तो बीटा सेकेंड काइन 1/2 कॉमा 5। अब इसका मीन निकल जाएगा, आपको मीन ही पूछा है ना। हाँ दूसरा तरीका क्या था, बीटा 2 नहीं करेंगे तो बीटा 1 में क्या आएगा भाई, कोई बताओ मुझे। तो इसको एक साथ देखो और इसको अलग देखो, इसको क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए ना उसके लिए। तो आपको याद है x अपॉन x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन बीटा फर्स्ट काइंड होता है, कब, जब x है गामा अल्फा 1 बीटा, y है गामा अल्फा 2 बीटा। तो x अपॉन x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन बीटा फर्स्ट काइंड विद पैरामीटर अल्फा 1 अल्फा 2। तो बीटा 1 में क्या बनेगा, ये गामा कितना बनेगा 1/2, और यहाँ कितना है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा गामा में, ये काई स्क्वायर 9 है ना, तो काई स्क्वायर 9 मतलब गामा में 9/2। तो ये है, आप इसका मीन निकालो और इसका मीन निकालो, सेम ही आएगा, चेक करो जरा। बीटा सेकेंड काइंड में पैरामीटर है 1/2 5, इससे मीन निकालो क्या आता है, और बीटा फर्स्ट काइंड 1/2 कॉमा 9/2, इससे मीन निकालो, सेम आना चाहिए। सेम आएगा कि नहीं, देख लो जरा। अच्छा कई लोग गलती क्या होता है, बच्चे गलती कहाँ करते हैं मैं बता देता हूँ। जैसे इनिशियली यू मे थिंक ओके, ऐसा करते हैं कि इसको 1 इसको 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो 1/10 f1,10। क्या ये सही है जी, क्या ये करेक्ट है, कोई बताओ मुझे। f डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, ये रूल था ना एक, तुम्हें याद होगा अगर, काई स्क्वायर m अपॉन m, काई स्क्वायर n अपॉन n, दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन fmn। तो क्या यहां पे लगा सकते हैं, कोई बताओ। डिपेंडेंट होना चाहिए। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंडिपेंडेंट नहीं है, क्यों, यहां भी x1 है यहां भी x1 है, तो इंडिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए मैंने x प्लस वाई किया है इसके लिए, अदरवाइज राइट है ना। कहने का मतलब ये है, सो दिस इज नॉट ट्रू। वाई, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उसके लिए इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तो वैसा नहीं लिख सकते हम। जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सा 55 भी, हाँ जी नया, और कोई लोग है कि बाकी तो हो ही गया, तो आपका ही बचा है, क्वेश्चन का हो ही गया, ठीक है चलो आपका ही सॉल्व कर सारे क्वेश्चन। 55 भी करना है, बताओ नेक्स्ट नया पांडे। 24 ओके, सो 24 कह रहा है कि a sample, a random sample of size 100 is classified into इसमें बस टेबल ऑफ फ्रीडम पूछा है। ओके तो मैं पढ़ लेता हूँ पहले क्या है कि आपका सैंपल साइज 100 का है, जिसको आपने क्लासिफाई किया कितने 10 क्लास इंटरवल में, है ना, कवरिंग ऑल द डेटा पॉइंट्स। सो टू टेस्ट वेदर द डेटा कम्स फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद अननोन मीन एंड अननोन वेरिएंस, a chi-square goodness of fit test is used.
सो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, ये किस टॉपिक का है पता है आपको? नहीं, ये एक्चुअली नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स जो गेट के सिलेबस में है, ये जैम के सिलेबस में नहीं है। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, काई स्क्वायर टेस्ट अलग है। तो हम लोग गेट में भी कवर करेंगे। नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स एक अलग टॉपिक है, जो इन्फरेंस दो तरह का होता है, पैरामीट्रिक इन्फरेंस, नॉन पैरामीट्रिक इन्फरेंस। तो जो जैम के सिलेबस में है वो पैरामीट्रिक इन्फरेंस है, जो गेट के सिलेबस में है, मतलब गेट में दोनों है, पैरामीट्रिक इन्फरेंस और नॉन पैरामीट्रिक इन्फरेंस। तो एक अलग सब्जेक्ट है नॉन पैरामीट्रिक, है ना। सो इन्फरेंस एक अलग सब्जेक्ट है जो गेट के सिलेबस में है, तो ये हम लोग गेट में कवर करेंगे। अभी इसको स्किप करते हैं, जैम के सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 जी। तो let x be the random variable with characteristic function phi with phi x at 2 pi is 1, so z denotes the set of integers, तो probability x belongs to z equal to। तो देखो फिर से ये क्वेश्चन एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन पे है, जो जैम के सिलेबस में नहीं है। जैम के सिलेबस में क्या है? मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन सिर्फ गेट के सिलेबस में है। तो ये भी हम गेट के सिलेबस में अलग से कवर करेंगे थ्योरीज, मतलब कुछ टॉपिक्स हैं जो जैम में नहीं है, गेट में ही है सिर्फ, तो वो हम गेट में कवर करेंगे। हालांकि इसका आंसर 1 होगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक सा थ्योरम ही है। एक्चुअली ये थ्योरम का ही स्टेटमेंट है कि फाई एक्स एट 2 पाई 1 तभी होगा जब वो इंटीजर वैल्यूड रैंडम वेरिएबल होगा, और वो इंटीजर ही उसका सपोर्ट दे रखा है ना, तो x बिलोंग्स टू z। तो वो जो फाई 2 पाई बराबर 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है x का सपोर्ट इंटीजर होगा, और x का सपोर्ट इंटीजर तब होगा, तो उसने पूछा x बिलोंग्स टू z ही बताओ, तो पूरा सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी पूछ लिया आपसे, तो इसका आंसर 1 होगा। लेकिन इसके स्टोरी हम लोग, मतलब इसकी थ्योरी जो है हम लोग गेट बैच में अलग से करेंगे। एक बार जैम का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तो गेट का बैच सेपरेट हो जाएगा। तो गेट में जो एक्स्ट्रा सिलेबस है, चाहे मैथ्स पोर्शन का या स्टैट्स पोर्शन का, वो हम अलग से कवर करेंगे। फिर जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो हम अलग से कराएंगे। फिर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो सिर्फ गेट वालों, मतलब गेट वाले बच्चों को जैम गेट दोनों करना है, जैम वाले बच्चों को सिर्फ गेट के वही चीजें करनी है जो जैम के सिलेबस में कॉमन है, वो मैं क्लास में भी कराऊंगा अभी। तो जब हम पीवाई की डिस्कशन करेंगे तो पहले जैम वाली सारी चीजें गेट से कंप्लीट कर लेंगे, फिर गेट वालों को सिर्फ गेट कराया जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि गेट वाली चीजें जो एक्स्ट्रा है वो सिर्फ गेट वाले करेंगे, कॉमन चीजें सब लोग करेंगे, ये है। तो ये सब एक्स्ट्रा चीजें बाद में करेंगे, गेट एक्सक्लूसिव बैच अभी अलग करेंगे, तो उसमें फिर चलेगा ये एक्स्ट्रा टॉपिक जो है। हाँ, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ, अच्छा सपोज कस्टमर अराइव्स एट द एटीएम फैसिलिटी अकॉर्डिंग टू पॉइजन प्रोसेस विद रेट 5। तो रेट 5 का मतलब हो गया कि इसका मीन 1/5 है। रेट एंड मीन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये फिर से ये पॉइजन प्रोसेस का क्वेश्चन है जो कि गेट के सिलेबस में है, ठीक है ना। तो यहाँ आपको रेट दे रखा है ना 5, मतलब इसका मीन हो गया 1/5। और आगे आप ट्राई कर सकते हो। सो द प्रोबेबिलिटी दैट नो कस्टमर अराइव्स, तो आपको यहाँ है ना पॉइजन प्रोसेस, जो एक अगेन एक टॉपिक है जो गेट के सिलेबस में है, पॉइजन प्रोसेस, तो उस पर एक क्वेश्चन है। तो ये सब आगे की चीजें हैं, अभी आप मेनली उस पर फोकस करो, गेट के वो सारे क्वेश्चंस करो जो जैम के सिलेबस में है, और जैम के सारे करो। गेट वाले लोग जैम को बिल्कुल अंडरएस्टिमेट मत करना, ठीक है ना, क्योंकि मैंने पिछले बार जब गेट दिया सिर्फ जैम वाले टॉपिक ही टच किया, मैं गेट वाला किया ही नहीं था, जो एक्स्ट्रा टॉपिक है। मतलब क्योंकि जैम का ढंग से अगर पूरा कर लोगे ना, 60-70 मार्क्स ये हो गए और 15 मार्क्स एप्टीट्यूड हो गए, तो 80 मार्क्स के आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे गेट में, सिर्फ जैम का सिलेबस कवर करके, एप्टीट्यूड जो 15 मार्क्स का है वो कवर करके। बाकी 20 मार्क्स के ये 4 जो सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है, स्टोकेस्टिक, नॉन पैरामेट्रिक, रिग्रेशन एंड मल्टीवेरिएट, ये 4 टॉपिक से टोटल मिला के 20 नंबर के आसपास क्वेश्चन आते हैं। ये है, बाकी 80 मार्क्स इधर के ही हैं। तो होता क्या है, बच्चा गेट का जो बच्चा है वो अपना 90% टाइम उसी 20 मार्क्स के लिए देता है, वो फिर क्या होता है, उसका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है ना। क्योंकि एमएससी कर लेते हैं, वो एमएससी में यही 4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं वहां जाके सेकेंड ईयर में, फिर वो इसी पे लगे रहते हैं। कट ऑफ मार्क्स 25 नंबर जाता है, वो भी नहीं ला पाते, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं। हमारे जैम वाले बच्चे 40-50 नंबर ले आते हैं गेट में, सिर्फ जैम का बच्चा गेट में 40-50 नंबर ले आता है, क्योंकि वो 70-80 मार्क्स इजीली अटेम्प्ट कर पाता है वो जैम वाला बच्चा, ठीक है। हाँ, तो जो गेट के एक्स्ट्रा टॉपिक वो एक्स्ट्रा कवर होंगे अलग से। ओके, तो अभी जो क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, नेहा ने पूछा है, देखते हैं ट्राई करके। सर सिर्फ इसका अप्रोच बता देना कैसे करना है। ओके, सो यू आर गिवन अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 3 फ्रॉम कॉन्टिन्यूअस पीडीएफ दे रखा है आपको।
तो ये आई थिंक बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो अब देखेंगे बीटा क्या है 0,1 बीटा फर्स्ट काइंड। तो फाइंड द 12th एंड हाफ परसेंटाइल। तो आपको ये जानना पड़ेगा। आप इसका सीडीएफ निकाल सकते हो क्या? सीडीएफ निकल जाएगा ना? हाँ, और सीडीएफ को इक्वल टू रख दो 0.1 कितना पर बोला 12 कितना बोला ना 12.5 परसेंटाइल। तो आपको पता है ये परसेंटाइल कितना क्वांटाइल होता है? हाउ मच क्वांटाइल? नहीं सर वो नहीं समझ आया। तो इसका फॉर्मूला ये है कि जो pth क्वांटाइल होता है, pth क्वांटाइल इज इक्वल टू, कोई बताओ भाई pth क्वांटाइल परसेंटाइल में कितना होता है? एनीवन? pth क्वांटाइल इज इक्वल टू हाउ मच परसेंटाइल? 100। हाँ 100 टाइम्स p। सो 100 टाइम t परसेंटाइल। सो बताओ मुझे आप 100 टाइम p परसेंटाइल इज pth क्वांटाइल। तो बताओ 12.5 परसेंटाइल बराबर कितना क्वांटाइल? क्या लिखो यहाँ पे? 12.5/100। हाँ मतलब 0.125 राइट। तो इस क्वेश्चन का अप्रोच ये है कि आप सीडीएफ निकालो और सीडीएफ को इक्वल पुट करो 0.125 के। जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो आपका आंसर है। ठीक, जो x की वैल्यू निकल आएगी वही आपका 12.5 परसेंटाइल होगा और वही 0.125 क्वांटाइल होगा। ठीक है, तो ये अप्रोच है इस क्वेश्चन का। सीडीएफ फाइंड करो, इसको इसके इक्वल पुट करो, आंसर आ जाएगा। ओके सर। ओके, तो नेक्स्ट जो विश्वास ने भेजा है, अच्छा ये हो गया, भेज दिया सुनो सर। इसका डिफरेंशिएशन कर दो भाई सीधा सीधा। सर ये रूट्स निकालने के लिए सबने डिफरेंशिएशन हुआ है। रूट निकालने के लिए सर ये मतलब सर हम लोगों ने अभी तक जब तक पढ़ते थे एक्स स्क्वायर तक पढ़ते थे ना। हाँ। ये हायर ऑर्डर में सबने डिफरेंशिएशन। हाँ, तो इसके कुछ शॉर्टकट्स होते हैं जो आप क्वेश्चन करके आपको समझ आएगा। जैसे आपने मुझसे पूछा, अब मैंने बताऊंगा मैं आपको, तो आपको एक आइडिया मिलेगा, अच्छा इस तरीके से सोचना है। तो मैंने से क्या कहा, जो फंक्शन है ना उसका डिफरेंशिएशन करो, बताओ क्या आएगा। जो फंक्शन है ना यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन है आपका कि x की पावर 13 माइनस e की पावर माइनस x प्लस x माइनस साइन x, सो दिस इज इक्वल टू 0, यही है ना। तो मैं बोल रहा हूँ मान लो ये फंक्शन तुम्हारा fx है, fx बराबर 0, सो व्हाट इज f डैश x? 13x square plus e to the power minus x plus 1 minus cos x। अब इसके बारे में तुमसे अगर पूछूं मैं कि क्या तुम्हें लगता है ये कभी नेगेटिव आंसर देगा? चेक करो, x तुम कुछ भी रख के देख लो, क्या तुम्हें लगता है कभी ये नेगेटिव आंसर देगा? यस और नो? व्हाट अबाउट दिस? ये क्वांटिटी cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1। तो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, मिनिमम 0 हो सकती है। ये हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है, एटलीस्ट नॉट पॉजिटिव, एटलीस्ट नॉन नेगेटिव। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि दिस इज स्ट्रिक्टली मोर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो यहां से पता चला कि f डैश x मोर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। और इसका क्या मीनिंग है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और तुम खुद ही सोचो, कोई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो x एक्सिस को कितनी बार कट करेगी? एक बार। तो एक ही रूट है इसका। तो ये इसका पीछे की स्टोरी है, ठीक है ना। और ये क्यूबिक एक्चुअली था यहाँ पे, तो तुम ये भी चेक कर सकते हो कि ये जो फंक्शन मैंने लिया ना fx, x में अगर मैं प्लस इन्फिनिटी रखूंगा तो ये कहीं ना कहीं प्लस इन्फिनिटी पे अप्रोच करेगी। x में अगर मैं माइनस इन्फिनिटी रखूंगा तो ये कहीं ना कहीं माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। चेक करो, तो मतलब इस फंक्शन का रेंज पूरा रियल नंबर है। तो ये फंक्शन 1 भी है, ऑन 2 भी है एक्चुअली। अगर पूछ लेता 1 ऑन 2 तो 1 भी है, ऑन 2 भी है। कैसे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो 1 होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इज 1 फंक्शन। ऑन 2 क्यों है? इसका रेंज जो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगी, क्योंकि ऑड डिग्री फंक्शन है ये 1 भी है, ऑन 2 भी है। तो कई बार एग्जाम में यही सब पूछ लेगा, तो आप वो बच्चों वाला अप्रोच जरूर नहीं काम आए कि fx1 बराबर fx2 देन x1 बराबर x2 प्रूफ कर रहे हो, प्रूफ होगा ही नहीं यहाँ पे।
हाँ, जो बच्चों में बचपन में करते थे कि लेट fx1 = fx2, अब सॉल्व कर रहे हैं, x1 x2 आ गया तो मतलब 1 1 हो गया, तो यहाँ पे करना बहुत डिफिकल्ट होगा, तो आपको थोड़े स्मार्ट अप्रोच यूज करने होंगे। ठीक, ठीक है भाई। तो और कोई क्वेश्चन रह गया किसी का, देख लो। चलो तो अभी 7 to 8 वाला बैच कंटिन्यू करते हैं 5 मिनट बाद, ठीक है ना? है तो बताओ, कोई क्वेश्चन है भेजो, अदरवाइज अभी 7 to 9 बैच कंटिन्यू करेंगे अब। चलो ठीक है, थैंक यू अभी के लिए, बाय।